हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत। सीजीपीएससी प्री 2022 को देखते हुए मॉडल टेस्ट पेपर 27 मैंने 27 यहाँ पर लेके आया हूँ, जो भारतीय संविधान पर होगा। भाग 2, भारतीय संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे। आप लोग भी ज्यादा तैयारी इसी विषय का कर रहे होंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, करीब 30-35 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में सीजीपीएससी प्री वाला प्ले लिस्ट को दबा के देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में मैं देता हूं, जिसको आप दबा के देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में भी मैं लिंक देता हूं, जिसको आप दबा के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तैयारी करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितने तैयार हैं। तो मेरे उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर यहाँ पर लगा लेना होगा, देखना होगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता, भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण है। राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत लक्षण यहाँ पर पूछा गया। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतंत्र भी है, गणतंत्र भी है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नीति है, हम भारत के लोग, पहले ही बोल दिया गया। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो नहीं भाई, एकीकृत केवल केंद्रीय शक्ति का बस प्रावधान नहीं है इसमें। तो ये आपका 1, 2, 3 अर्थात यहाँ पर बी आंसर ज्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना कि संसदीय प्रणाली बोला गया। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता मंत्रिपरिषद जो होती है, लोकसभा अर्थात जो दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो जो मंत्रिपरिषद जवाबदार होती है, संसद, दोनों मिलाकर हम संसद कहते हैं। तो भाई लोक राज्यसभा के प्रति तो नहीं, लेकिन लोकसभा के प्रति जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो जवाबदार होते हैं। मतलब ये संसदीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा निहित करती है? एक, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। अगर ऑप्शन आप लोग देखोगे तो आप लगाओगे अगर प्रतिबद्ध न्यायपालिका या शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित। मेन सही आंसर जो इसका आएगा वो है शक्तियों का पृथक्करण। क्योंकि आप सोचोगे प्रतिबद्ध न्यायपालिका हो तो यहां पर और बाकी इसके अधीन हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी एक, चाहे न्यायपालिका, चाहे कार्यपालिका, चाहे विधायपालिका, अगर उनको एक को अगर ज्यादा प्रतिनिधित्व दे दिया गया तो दूसरे पर हावी होगा और लोकतंत्र पूरा खराब कर देगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है सबको बराबर का अधिकार, मतलब सबको अपने फील्ड में स्वतंत्रता, ये एक दूसरे का निरीक्षण कर सके। तो ये आपका आंसर सही होगा, शक्तियों का पृथक्करण, डी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक शासन, संवैधानिक शासन है ना, प्रजातंत्र जो प्रशासन, यहाँ पर एक तंत्री शासन, बहुत प्रकार होते हैं। तो संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सीमित शासन का एक रूप है। ऐसा शासन है जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। ऐसा शासन जहां सम्राट राज्य को औपचारिक अध्यक्ष है। ऐसा शासन जहां सदैव सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। तो सही आंसर इसका पहला, यह एक सीमित शासन का एक रूप है। बहुत सारे शासन होते हैं जिसमें से एक रूप संवैधानिक शासन भी है, और ऐसा शासन जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार है। ये जो दोनों हैं, ये इसका विशेषता विशेष करके नहीं है, मेन विशेषता इसका दो है। मतलब आंसर ए आएगा, 1 और 2। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी पद या अधिकार का प्रयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सा आदेश देगा? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये तो कॉमन क्वेश्चन है। सही आंसर ए होगा, अधिकार परीक्षा। आपका अधिकार क्या है? क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में विचार करें। कानून की व्याख्या करना, कानून का निर्माण करना, केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो न्यायपालिका का जो कार्य है, एक कानून का निर्माण करना इसका कार्य नहीं है।
कानून का निर्माण विधायिका करती है। माने पहला, तीसरा और चौथा सही है। 1 3 4, 1 3 4 अर्थात इसका आंसर आपका छठवा का सी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यताओं पर ध्यान दें। भारत का नागरिक हो, प्रधानमंत्री की नजर में वह पारंगत विधि वेत्ता व कानून का विशेषज्ञ हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार 2 या 2 से अधिक ऐसे न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो। तो हमको मालूम है 2 वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की नजर में ये होना चाहिए, पारंगत विधि वेत्ता होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की नजर में। माने भारत का नागरिक सब में है, कम से कम 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालय में, उच्च न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो। तो 1 और 3 अर्थात सी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है ऐसे मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, ऐसे मुकदमे जो जिला न्यायालय उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, ऐसे मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय में आते ही नहीं है। तो ये तो होगा नहीं दोनों, ये कॉमन चीज है। ऐसे न्यायालय मुकदमे जो किसी दूसरे न्यायालय में न जाकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, किसी हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक राज्य का अगर केंद्र के साथ विवाद हो गया हो तो ये भी जो है ये आपका सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। माने पहला आंसर केवल डी आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होनी चाहिए, किंतु अपवाद के रूप में कुछ राज्यों में 60 से कम सदस्य हैं। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है, माने कहां पर 60 से कम है? तो मिजोरम में है, सिक्किम में है और गोवा में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो यहां पर 1 3 4 अर्थात 1 3 4 बी आंसर, 9 का जो आंसर बी आपका आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने है, किस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक संस्थान समिति, प्राक्कलन समिति। तो लोक लेखा में भी लोकसभा और राज्यसभा 7 और 22 का रेशियो, सार्वजनिक संस्थान समिति में भी लोकसभा राज्यसभा 7 और 22 का रेशियो, लेकिन प्राक्कलन समिति में केवल और केवल लोकसभा के सदस्य रहते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा था लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, तो ए और बी अर्थात आंसर डी आंसर ए और बी दोनों सही होगा। यहां पर आपके सामने एक और आता है, सही जोड़ा का हमको मिलान करना है। एक राज्य है और सदस्यों की संख्या सिक्किम, मेघालय, गोवा, झारखंड। और यहां पर सदस्यों की संख्या माने विधानसभा सदस्यों की संख्या, यहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्या है? तो सिक्किम में 32 है, मेघालय की बात किया जाए तो 60 है, गोवा में 40 है और झारखंड में 81 है। इस प्रकार 4 3 2 1 4 3 2 1 आंसर आपका 11 का डी आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर जॉन मथई या सरदार पटेल? सही आंसर बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 1947 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं परिवहन मंत्री बनाए गए थे। जब यहाँ 1947 से पहले राष्ट्रपति चुनने से पहले डॉक्टर जॉन मथई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया था। सरदार पटेल को जो बनाया गृह मंत्री, और पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं प्रसारण मंत्री जो बनाया था, खाद्य से संबंधित था, इसे बनाया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद है शिक्षा मंत्री बने थे। क्वेश्चंस हमारे सामने है, वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? केंद्र और राज्य सरकार को उचित वित्तीय अनुशासन का पालन करने का आदेश, नागरिकों को मौलिक अधिकारों का निलंबन, लोक सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती का आदेश, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन में कटौती का आदेश। सही आंसर, जब भी वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के आधार पर लगाया जाता है तो जरूरी नहीं कि नागरिकों के अधिकारों का निलंबन, ऐसा कंडिका में नहीं कहा गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाए, लेकिन केंद्र आदेश दे सकता है अनुशासन के लिए। लोक सेवकों के वेतन में कटौती की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है, अर्थात 1 3 4 1 3 4 ए आंसर आएगा।
क्वेश्चन हमारे सामने आता है 14 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है, दोनों सदनों को संदेश दे सकता है, लोकसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो हमको मालूम है कि ये वाला कंडिका गलत है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था, लेकिन अभी फिलहाल ये प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसमें 1 और 2 सही है, आंसर हमको बी लगाना पड़ेगा, 1 और 2। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न में से क्या असत्य है। इसमें असत्य छांटना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होता है। निर्वाचन अधिकारी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रधानमंत्री हटा सकता है। पहली बात तो प्रधानमंत्री हटा ही नहीं सकता मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो यहां पर जो कंडिका 15 का अगर हम लोग देखेंगे तो डी आएगा, अर्थात यहां पर असत्य पूछा है तो सॉरी असत्य पूछा तो ये तो बिल्कुल असत्य है। और इनका जो कार्यकाल जो है 5 वर्ष ना होके 6 वर्ष होता है, तो ये भी असत्य है। मतलब आंसर जो होगा 15 का डी आंसर आएगा। 2 और 3, 2 और 3 ये आंसर रॉन्ग होगा। क्वेश्चन हमारे सामने राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है। अब सही कथन आपको देखना है। प्रत्येक नए सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करता है, संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है, लोकसभा में निर्णय मत दे सकता है। तो संसद के दोनों सदनों को भाई लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा तो कभी भंग होता ही नहीं है, तो ये गलत है। लोकसभा में कोई मत तो देता नहीं है ये, माने ये पहला प्रत्येक नए सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है और संसद में प्रत्येक सदन को आहूत कर सकता है, 1 और 2 अर्थात सी आंसर। 16 का आंसर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया। तो सही बात है, तो सरदार पटेल जी तो नहीं लाए थे, इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला सही है, तो इसमें आंसर ए आ जाएगा 17, केवल एक यहां पर सही है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य है। प्रारूप समिति के सदस्य 7 सदस्य हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब अध्यक्ष थे, बाकी 6 अन्य थे। अब इसमें से छांटना है, जिसमें एन गोपाल स्वामी अयंगर ये तो थे ही, कृपलानी नहीं थे, झंडा समिति के अध्यक्ष थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी थे, और डॉक्टर के एम मुंशी ये भी नहीं थे। मतलब 1 और 3 अर्थात डी आंसर, 18 का जो आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है। भारतीय संघ राज पद्धति की विशेषता नहीं है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, या संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश में जो भारतीय संघ की राज पद्धति किसी राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है। ये अमेरिका टाइप का संविधान नहीं है। हमारे यहाँ पर जो है कोई राज्य एक बार जुड़ तो सकता है, केंद्र से राज्य जुड़ सकता है, लेकिन अलग नहीं हो सकता। ये प्रावधान किया गया, मतलब ये वाला कंडिका इसमें नहीं आएगा। तो 19 का आंसर डी आएगा। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर लिखिए। कथन ए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आर, भारत का अपना एक संविधान है। भाई दोनों सही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस कथन का कारण, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत अपना एक संविधान है, इसके कारण लोकतांत्रिक देश, ऐसा तो है ही नहीं। मैंने दोनों सही है, लेकिन इसका सही जवाब हमको नहीं मिल रहा है। मैंने ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। आंसर क्या आ जाएगा 20 का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ। 26 नवंबर 1949 को जब बना था तो कुछ कंडिकाएं तुरंत लागू कर दी गई थी, उसमें से आपको बताना है। निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। सही आंसर 2, नागरिकता को लागू कर दिया गया था, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लागू कर दिया गया था। मैंने 2 और 4
माने आंसर इसका 21 का डी आंसर आएगा। यहां पर आपको सही जोड़ा मिलान करना है। सही जोड़ा का मिलान कीजिए। संवैधानिक प्रावधान एवं स्रोत दिया है। विधि का शासन, विधि का शासन नो डाउट कहां से लिया गया, डायसी का है, इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नो डाउट जापान से लिया गया। राष्ट्रपति के विचाररत राज्यपाल द्वारा विधायक सुरक्षित रखना ये आपका कनाडा से लिया गया। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। मतलब इस प्रकार 2 3 4 1 2 3 4 1 आंसर आपका बी। 22 का जो आंसर आपका बी यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने के सही कार्यक्रम का पहचान नीचे दिए रूप से कीजिए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो नो डाउट आंध्र प्रदेश पहले भाषा के आधार पर बना था। फिर तीसरा नंबर का मतलब ये हरियाणा बना। इसके बाद हिमाचल प्रदेश बना और इसके बाद बना चौथा नंबर सिक्किम। माने सही आंसर जो आएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 अर्थात बी। 23 का जो आंसर आपका आएगा बी आंसर यहां पर आएगा। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। तो किसके अधीन नहीं है यहां पर है। तो साफ कहा गया कि भाई आप मान सकते हैं अपने धर्मों को, लेकिन वो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, माने कोई उल्लंघन ना करता हो। मानववाद का इसका जिक्र नहीं किया गया, अर्थात आंसर यही आएगा मानववाद। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। गोवा के दमन एवं दीप से अलग किया गया। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र को विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। अब इसमें असत्य बताना है, तो मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, यही असत्य है, माने यही आंसर में आएगा। गोवा दमन दीप से अलग किया गया, सही है। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, भी सही है। हिमाचल प्रदेश संघ और शासित प्रदेश सूची में था, यह भी सही है। आपके सामने क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, ये आपका है, पहला, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। तो आर्टिकल 3 हमको कहता है, 2 किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, और तीसरा किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को क्या कर सकेगी, बढ़ा सकेगी। तो 2 और 3 यहां पर आंसर सी आ जाएगा 26 का, केवल 2 और 3। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय है, भारत में एक नागरिकता दी गई है, संविधान सर्वोच्च है, और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें से आपको बताना है। तो यहां पर भारत में सरकार संघात्मक है क्योंकि यहां पर आएगा आपका आंसर, आपको बताना संघात्मक क्यों है, यह आपको बताना है। तो 27 का जो आंसर ए 1 3 4, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय है, बिल्कुल सही है। भारत में एकल नागरिकता संघात्मक नहीं एकात्मक का उदाहरण है। एकल नागरिकता जो है संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक का उदाहरण है। संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है, और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी सही है। माने 1 3 4 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या सम्मिलित है, ये पूछा गया। भारत की एकता, प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखना, सभी वर्गों में संपत्ति और भौतिक स्रोतों को उचित वितरण रखना, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना, भारत के समस्त लोगों को समान भ्रातृत्व की भावना और सामंजस्य बनाए रखना, ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा करना, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना व हिंसा का त्याग करना। इसमें से आपको बताना है कि नीति निर्देशक के तत्व कौन से हैं और कौन से नहीं। इसमें दो चीज, एक तो कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व को सम्मिलित करके बनाया गया है क्वेश्चन। तो पहला जो आपका जो आएगा यहां पर कि भारत में एकता, प्रभुता, अखंडता को बनाए रखना, ये तो कर्तव्य की बात करता है। सभी वर्गों के संपत्ति और भौतिक स्रोतों को उचित वितरण रखना, यह सही है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना ये भी आपका बोला जाए तो इसका भाग है, नीति निर्देशक तत्व का भाग है सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना। भारत के समस्त लोगों को समान भ्रातृत्व की भावना का सामंजस्य बनाए रखना ये कर्तव्य की बात है। ऐतिहासिक व राष्ट्रीय महत्व को भावनों की रक्षा करना ये भी नीति निर्देशक का है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा का त्याग करना ये कर्तव्य की बात है। तो यहाँ पर 2-3-5 अर्थात यहाँ पर सी आंसर 28 का जो आंसर आपका आएगा सी आंसर आएगा। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संवैधानिक उल्लंघन से संरक्षण। सही आंसर सी आएगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 32 की बात किया जाए तो ये करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है इसका अधिकार। और 226 की बात कर लिया जाए तो इसके अंतर्गत क्या बोलना चाहिए, राज्य के न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहां पर आएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत में संविधान में अनुच्छेद 301 ए उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन के अंत में स्थापित किया गया। सही आंसर 2 और 3 आएगा यहां पर। तो 2 और 3 आंसर बी यहां पर सही आंसर है, क्योंकि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित नहीं है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।